नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बाल मनोविज्ञान और खेल एवं शिक्षा, ये जो 14 मार्क्स का पोर्शन है, उसके लिए हम 1000 MCQ सीरीज लेकर आए हैं, जिसके 3 वीडियो पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन तक देख लिए। अब 61वें से हम आगे बढ़ना चालू करेंगे। और अगर ये आपको सीरीज पसंद आता है तो आप इस सेशन को लाइक करेंगे और कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मुझे सच में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। आप जागरूकता दिखा रहे हैं, अवेयरनेस है आपके अंदर, आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप जॉब लगाना चाह रहे हैं। ये आपके कमेंट और आपका जो रिएक्शन है ये दर्शाता है। ठीक है, इसमें किसी क्वेश्चन में मैंने होमवर्क तो नहीं दिया रहा होगा, शायद 24, ये तो बहुत पुराना है, तो 60 पहुंच गया। चलो ठीक है, होगा तो उसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। 61वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। और आज हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे उसको मैं पहले से बता देता हूं। 10 क्वेश्चन शामिल किया हूं, 10 क्वेश्चन शामिल किया हूं एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। एक आपका एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा और एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने आपको बताया ये राइट टू एजुकेशन भी आ जाएगा। योजनाएं भी मैं इसमें शामिल कर दिया हूं, जैसे एनसीएफ 2005 भी, उसके भी एक आध क्वेश्चन डाल दिए। एनसीएफ 2020 भी शामिल कर दिया है, सॉरी 2023। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के भी कुछ क्वेश्चन शामिल कर दिए। एनईपी 2020 भी शामिल कर दिए। तो आज ये 20 क्वेश्चन में 4 से 5 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, द आरटीई एक्ट क्लियरली डिफाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आरटीई अधिनियम स्पष्ट रूप से कौन से शिक्षक भूमिका और उत्तरदायित्व का परिभाषित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय लेकर 5 मिनट का समय लेकर आपको आरटीई एक्ट के बारे में बताता हूँ, एकदम शॉर्ट। देखो, 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86th अमेंडमेंट 2002 का। उसके तहत बता रहा हूं, हमारे भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जिसमें यह बात कही गई कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए 6 से 14 साल के लिए। अभी जो एनसीएफ 2023 आया है, उसमें ये 3 से 18 साल करने का प्रावधान किया जा रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, 3 से 18 साल। आगे चल के कितने साल होने वाला है? 3 से 18 साल होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, कितने साल? 3 से 18 साल। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 81वां 21A में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A, 6 से 14 साल किया गया। और शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। पॉइंट को याद रखना, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार गया। अब ध्यान रखना, इसी के तहत एक एक्ट आया, आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। लेकिन ध्यान रखना, ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को हुआ। अधिनियम का नाम 2009 है, लेकिन लागू कब हुआ पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। इसी से संबंधित कुछ और प्रावधान देखेंगे। आरटीई एक्ट 2009 को प्रभावी बनाने के लिए एक और असिस्टिंग योजना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ध्यान रखना। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023, इसको असिस्ट करने के लिए है, एनईपी को असिस्ट करने के लिए एनसीएफ 2023 है, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई आपको? चलिए ठीक है, अब मैं आरटीई एक्ट के बारे में थोड़े से अधिनियम आपको बता रहा हूँ। समय जरूर लगेगा, 20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे अब। और शुरुआत के 100-150 क्वेश्चन में ही टाइम लगना है। जो बच्चे अभी चिंता कर रहे हैं सर 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो 20 दिन में तो 400 ही हो पाएगा, 400 नहीं होगा। अभी शुरुआत के 7-8 दिन बस 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एक एक दिन में 100-100 क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर एक्सप्लेन करने काम नहीं करूंगा। अभी आरटीई पढ़ा दिया तो सीधा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बस। इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाइन से मैं आपको बताऊं तो आरटीई एक्ट 2009 में 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर्स हैं,
7 अध्याय हैं और 38 धारा है। कितने धारा है? 38 धारा है। 7 अध्याय और 38 धारा है। तो सर क्या हमको पूरे धारा याद रखने पड़ेंगे? पूरे धारा याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है पूरे धारा। देखो तो क्या क्या धारा याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। जैसे धारा 12 प्राइवेट स्कूल में, निजी इंस्टीट्यूशन में, निजी संस्थानों में 25% आरक्षण की बात करता है गरीब बच्चों के लिए। कितने परसेंट की? 25% की आरक्षण की बात करता है कौन? धारा 12। ठीक है। धारा 13 बोलता है कोई भी डोनेशन जैसा फीस नहीं लिया जाएगा। इसका एक्चुअल वर्ड है नो कैपिटेशन फीस। डोनेशन फीस लिख दे रहा हूं। डोनेशन फीस किसी प्रकार का नहीं लिया जाएगा और कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी नहीं होगा। बहुत सारे स्कूल में आप देखे होंगे कि बच्चों के एडमिशन लेने के लिए बच्चों का इंटरव्यू तो लिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। पेरेंट्स को इंग्लिश आना चाहिए, पेरेंट्स अच्छे पोस्ट ग्रेजुएटेड होने चाहिए। अरे ये सब क्राइटेरिया तो गरीब का बच्चा नहीं पड़ेगा, अनपढ़ का बच्चा नहीं पड़ेगा। वो अपने बच्चे को शिक्षित तो करना चाह रहा है क्या? तो धारा 13 बोलता है कि कोई भी कैपिटेशन फीस या डोनेशन फीस नहीं लिया जाएगा। भले एडमिशन फीस के नाम पे डोनेशन फीस में आएगा जाए, उसको भी नहीं लिया जाएगा। एडमिशन फीस लिया जाएगा, लेकिन वो एडमिशन फीस डोनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्या? कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा। स्क्रीनिंग प्रोसीजर मतलब ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं माँ बाप का, ये सब नहीं होगा। धारा 14 में एज से संबंधित बात की गई है। एज से संबंधित एज प्रूफ। कई बच्चों का देखो एज प्रूफ नहीं होता। अरे गांव देहात में पैदा हो गए, एकदम गली कुचे में कोई बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप शिक्षित नहीं है, उतना जागरूकता नहीं है, पैदा हो गए तो हो गए। बाद में मालूम चला अच्छा इसको स्कूल भेजना है। अब स्कूल वाले बोल रहे कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। नहीं दादा हमारे कर। तो भैया इस आधार पे उनको एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे एज प्रूफ नहीं होने पर। कोई भी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे, लेकिन आएंगे एज प्रूफ नहीं होने पर एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है। धारा 15 पढ़ेंगे। धारा 15 में देखो एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। तो 14 में भी तो यही बताया सर। हाँ, 14 में एज के आधार पर है। धारा 15 ये कहता है कि जरूरी नहीं कि आप एकेडमिक ईयर के शुरुआत में ही एडमिशन लें। अगर कोई बच्चा बीच में आ रहा ना तो भी उसको एडमिशन देना पड़ेगा। तो धारा 15 ही कहता है कि एडमिशन देने से मना नहीं करना है कि अगर कोई शैक्षिक वर्ष के बीच में एडमिशन ले रहा है तो। धारा 16 क्या कहता है इसका? धारा 16 कहता है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, क्योंकि ये नकारात्मक शब्द है। बच्चा या तो पास होता है या सीखता है, फेल नहीं होता है। तो फेल नहीं करना है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने पर उसको भगा भी नहीं देना है। कौन सा धारा कहता है? धारा 16 कहता है। धारा 17 कहता है कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, कोई भी शारीरिक दंड नहीं देना है। कोई भी फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड नहीं देना है। पहले के जमाने में गुरुजी लोग ऐसे रहते थे, बुलाया भैया चट से मार दे उसको। क्यों? नहीं मालूम, बस मन किया तो मार दिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप बच्चे को छू भी नहीं सकते, उसको हैरास नहीं कर सकते। ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो धारा 17 कहता है, धारा 17 कहता है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, नहीं देना है। समझ आ रही बात? अब धारा 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। डैम श्योर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 24 शिक्षकों के कर्तव्य हैं। शिक्षकों के कर्तव्य हैं। शिक्षकों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ टीचर। ड्यूटीज ऑफ टीचर। तो इसको देखो, मैं सारे अभी धारा इंपॉर्टेंट धारा को मैं रिलेट करा के याद करा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। और ड्यूटीज ऑफ टीचर हैं। 27वां धारा हम पढ़ेंगे कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्यों में कि भैया साफ सफाई कर दो तो यार बहुत दिन से हो गया, नहीं हुआ है, एक काम करते हैं, चलो गणेश आ रहा है, गणेश चंदा लेने चलते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तो शिक्षकों को केवल और केवल शिक्षण कार्य ही करवाना है, उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन ध्यान रखना, एक अपवाद है। गैर शैक्षणिक कार्यों में 3 काम उनको कराया जा सकते हैं। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना से संबंधित कुछ भी ड्यूटी लग गया तो करवा लेंगे। दूसरा सेंसस, जनगणना संबंधी ड्यूटी उन्हीं लोग का लगता है। और इलेक्शन, इलेक्शन में भर भर के टीचर लोग का तो ड्यूटी लगता है। तो ये इतने सारे धारा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बात है कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितने होना चाहिए, कितने दिन को काम करना चाहिए, हम किसी और वीडियो में उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं आधा पोर्शन आपको बता रहा हूँ। अब याद कैसे करेंगे? देखो 12 × 2 24 होता है, 24 25, तो 25% रिजर्वेशन किसकी बात की गई, कौन सी धारा में बात की गई? जस्ट आधा करना। 25% आरक्षण की बात कौन से धारा में की गई है? जस्ट आधा कर देना। आधा कितना आता है? 12, 12.5, तो 12। तेरी खैर नहीं, डोनेशन फीस लिया तो तेरी खैर नहीं, तेरी खैर से 13 रखना। डोनेशन फीस किस में है? 13 में है। 14 को मैं अपने तरीके से रिलेट किया हूँ, आप अपने तरह से करेंगे। एज प्रूफ वाला हो गया। 15 में एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा, सॉरी एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा अगर वो बीच में एंट्री मारता है तब। ठीक है, एकेडमिक ईयर के।
16 16 से साले बनता नहीं, गाली देते हैं, कोई फेल हो जाता है तो माँ बाप गाली देते हैं, भाई साले तो लेकर बार पढ़ा रहे हो भेज रहे हो, तो वो साले साले नहीं बोलना है, गाली नहीं देना, फेल नहीं करना है, और फेल हो जाए तो उसको भगाना नहीं है, ऐसा रिलेट करके याद कर लिया। 17 खतरा से याद करना, भैया किसी शारीरिक दंड दे देंगे तो 17 खतरा हो जाएगा, तो खतरा 17, तो 17 से याद करना शारीरिक दंड, या 7 से 17, 7 से शारीरिक दंड, ऐसे याद कर सकते हो। 24 घंटे बोलते हैं ना, 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं, 24 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटे का ड्यूटी रहता है, तो 24 से याद करना शिक्षकों का कर्तव्य ड्यूटीज, 24 घंटे ड्यूटीज से याद करना टीचर्स का ड्यूटीज हैं 24 में, और 27 में गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा सिवाय 3 कार्य के। 3 कार्य मैंने बता दिए, ठीक है, 3 कार्य बता दिए। अब 5 मिनट और लूंगा मैं, 5 मिनट और लूंगा, और ड्यूटीज ऑफ टीचर बताऊंगा मैं, ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के कर्तव्य। तो क्या क्या कर्तव्य है धारा 24 के अंतर्गत, इसको मैं पढ़ के बता देता हूं, आपको जरूरत लगे तो लिख लेना, और नहीं तो उठा के दो तो, नहीं तो ये देखो कमेंट आ ही रहा है, साधना साहू जी बोल रहे हैं आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं सर, कोशिश दिन रात करते हैं, ठीक। यहां पे गिरा, है बोल रहा था, टूट गया इसका निप। चलिए मैं आपको शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में बताता हूं। इसको सुन लीजिएगा, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं क्या क्या कर्तव्य हैं, ऐसी बातें हैं जो आराम से आपको समझ आ जाएंगी। क्लियर, चलो देखो। पहला, कक्षा में समय पर उपस्थिति, रेगुलर एंड पंक्चुअल अटेंडेंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहा हूँ, रेगुलर और पंक्चुअल अटेंडेंस, कक्षा में समय पर उपस्थिति रहेगी, ऐसे नहीं कि बच्चे आके बैठ गए हैं 7 बजे और आप आ रहे हैं 9 बजे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ऐसे नहीं कि बस रटा दिया उनको, कंसेप्ट बिल्ड करना है, उनको अच्छे से समझाना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। दैनिक कक्षाओं का संचालन, कंडक्टिंग डेली क्लासेस, ऐसा नहीं कि आज मोर मन नहीं करत नहीं पढ़ाओ, ऐसा नहीं, डेली पढ़ाना है। छात्रों का मूल्यांकन, एसेसिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एसेस करते चलना है आपको अपने तरफ से, अगर आप एक टीचर हैं तो, ताकि बच्चों में सुधार लाया जा सके। अगर उसकी गलती पता नहीं चलेगी तो कैसे सुधार करेंगे, तो रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट भी होना चाहिए। होमवर्क और असाइनमेंट, असाइनिंग होमवर्क एंड असाइनमेंट्स, तो होमवर्क और असाइनमेंट भी उनको देना है ताकि बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाए, और ये भी सिखाया जाए कि खुद का काम कैसे करना है। छात्रों की प्रगति की रिपोर्टिंग, तो देखो रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, तो स्टूडेंट का प्रोग्रेस को भी आपको रिपोर्ट करना है नियमित रूप से, जिसके प्रति भी आप जिम्मेदार हैं। उनकी जितने भी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं और कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, कौन से क्षेत्र में वो सुधार कर सकते हैं, ये सब आपको बताना है। अभिभावकों से संपर्क, इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स, शिकायत नहीं करना है, शिकायत वाले पॉइंट आएंगे, कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होगा, शिकायत नहीं करना है, इंटरेक्ट करना है अभिभावकों से कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी कमी पोशी है, इसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोऑपरेटिंग इन स्कूल एक्टिविटीज, विद्यालयों के कार्यों में सहयोग देना है। किसी भी प्रकार की कोई कार्यक्रम आयोजन की जाती है जो शिक्षा से संबंधित हो, तो इसमें टीचर को भी सहयोग देना है। ऐसा कि नहीं मेरा ये काम नहीं है, मेरा पढ़ाने का काम था, ये सब एनुअल फंक्शन का काम मेरा नहीं है, ये सब ड्रामा एक्टिविटी और ये सब काम मेरा नहीं है, ऐसे टीचर मना नहीं कर सकता। अन्य गतिविधियों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, जितने भी जैसे हर साल आपको मालूम है बच्चे होंगे, आप भी खेल कूदे होंगे, खेलकूद में पार्टिसिपेट किए होंगे, एनुअल फंक्शन हुआ होगा, तो जितने भी नॉन टीचिंग एक्टिविटीज हैं उसमें भी आपको भागीदारी देनी है। छात्रों के साथ नैतिक और शैक्षणिक व्यवहार करना है, मेंटेनिंग मॉरल एंड एजुकेशनल कंडक्ट, ठीक, तो उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी पड़ेगी और अच्छे से व्यवहार करना है, और कोई भी शारीरिक दंड नहीं देना है। ये एक बेसिक कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट लगी, ये कर्तव्य में बता दिया। उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो अब हम लाइन से पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको समझ आ जाएगा। 61वां क्वेश्चन पहला देखते हैं। आरटीआई अधिनियम स्पष्ट रूप से कौन सी शिक्षक भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है? माता पिता के उत्तरदायित्व पर व्याख्यान देना नहीं, माता पिता के बारे में थोड़ी ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट में माता पिता के कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं बताया है, तो किसके बताया? टीचर्स के बताया, पेरेंट्स के नहीं, टीचर के। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है। वो क्या पूछ रहे हैं? अच्छा सही पूछ रहा है, ठीक है, सही वाला देख लेते हैं।
वो परिभाषित करता है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल, लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों समान हैं। और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ना हिंदू करना है, ना मुस्लिम करना, ना सिख करना, ना ईसाई करना है, सभी को साथ में लेकर चलना है। एंगेज पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन इंक्रीजिंग, नामांकन बढ़ाने में माता पिता और समाज के सदस्यों को शामिल करना। देखो संख्या बढ़ाने, नामांकन बढ़ाने में, नामांकन मतलब एनरोलमेंट, एडमिशन, ये सब में बढ़ावा देना है। ठीक है, माता पिता को एनकरेज करना है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, स्कूल में एडमिशन दिलाइए। नहीं तो आज भी कई जगह पिछड़े गांव में पिछड़ी सोच है, गांव में ही नहीं शहर में भी कई जगह सोच है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के करेंगे क्या, लेकिन पढ़ाई लिखाई उनकी ज़रूरतें हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62वां। इफेक्टिव टीचर हैज़, प्रभावी शिक्षक के पास क्या होता है? तो देखो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। अबे देखो ये इतने करीब का ऑप्शन हो गया, इतने करीब का ऑप्शन हो गया, चारों ऑप्शन आपको मिलते जुलते लगाएंगे। एक इंट्रोवर्ट को बस छोड़ दो तो मल्टीफेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड और एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। अब तीनों ऑप्शन का मैं मतलब समझाता हूं और आंसर क्या होगा और क्यों होगा इसका भी कारण मैं आपको समझाता हूं। देखो एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं? 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और दोनों का मिला जुला स्वभाव उभयमुखी। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये तो शिक्षक का व्यक्तिगत गुण हो गया, शिक्षक का व्यक्तिगत गुण हो गया, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट पे बात नहीं करेंगे। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, अब इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं जो एक शिक्षक को बच्चे के प्रति जिम्मेदार बनाती है और इन दोनों बातों में अंतर भी लाती है। प्रभावी शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखना मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी ये भी शिक्षक का एक व्यक्तिगत गुण हो जाएगा। इससे हो सकता है बच्चों को लाभ मिले ना मिले, कंफर्म नहीं है। अगर हमारे पास दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं होता ना, जैसे मल्टी फेसेटेड ऑप्शन नहीं होता, तो मैं बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड को मार देता, लेकिन यहाँ पे मल्टी फेसेटेड है, बहुमुखी व्यक्तित्व, तो मैं इसको मान रहा हूँ और स्पष्ट बताऊंगा ये आंसर क्यों हो रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल जरूर गलती होगी आपसे अगर आ जाएगा। मल्टी टैलेंटेड मान के चलो मैं गाना भी अच्छा गा ले रहा हूँ, मैं डांस भी अच्छा कर ले रहा हूँ, मैं पढ़ा भी अच्छा ले रहा हूँ, मैं पढ़ भी अच्छा ले रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग भी अच्छा कर लेता हूँ, मैं रनिंग भी अच्छा कर ले रहा हूँ, सब काम मैं कर ले रहा हूँ। इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा बताओ? बच्चों को लाभ मिलेगा नहीं। तो ये मल्टी टैलेंटेड एक शिक्षक का व्यक्तिगत गुण हो गया। इसका आंसर होगा मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, बहुमुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन के हिसाब से हमको चुनना है और मैं पहले बताया हूं 4 ऑप्शन में हमको सही चुनना नहीं होता, कभी कभार हमको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। सर बहुमुखी व्यक्तित्व कैसे? तो शिक्षक केवल और केवल शिक्षक नहीं होगा, वो शिक्षक तो होगा, साथ ही साथ मार्गदर्शक भी होगा। उसको कभी शिक्षक की भूमिका निभानी पड़ेगी, कभी मार्गदर्शक की गाइड की भूमिका निभानी पड़ेगी। ठीक, वो बच्चों के परेशानियों को समझने योग्य होना चाहिए, समझने योग्य, उनको बच्चों को समझने योग्य, सुनने योग्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की परेशानी को अगर वो नहीं समझेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक, एक अनुशासन करता होना चाहिए, खुद भी अनुशासन में रहे और बच्चों को भी अनुशासन सिखाए। समझ आ रही बात? खुद भी अनुशासन में रहे और बच्चों को भी अनुशासन सिखाए। और क्या गुण हो सकता है? तो प्रेरणा हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? प्रेरणा हो सकती है, मतलब बच्चों को हमेशा वो क्या करे? प्रेरित करे। और आपको भी ध्यान रखिएगा, आपको भी लोगों को प्रेरित करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी बातें क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। तो ध्यान रखना ये सारे ऑप्शंस एक मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी है, तो उसके बहुत सारे फेस होने चाहिए। मल्टी फेस, कैसा फेस? कभी वो शिक्षक के रूप में, कभी वो डिसिप्लिन करने के रूप में, कभी गाइड करने के रूप में, कभी एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में।
शिवांगी स्टूडेंट ऑफ क्लास चौथी, देखो कक्षा चौथी की छात्रा शिवांगी आमतौर पर चुपचाप अपने सहपाठियों से जुड़ी चीजें ले जाती है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब देखो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, मैं आपको पहले से क्लू देते आ रहा हूं कि कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेगेटिव ऑप्शन मतलब कोई बच्चा गलती किया उसको मार दिए, डांट दिए, बच्चों की शिकायत कर दिए पेरेंट्स से उसको क्लास से भगा दिए, तो ये सब ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो कक्षा चौथी की छात्रा शिवांगी आमतौर पर चुपचाप अपने सहपाठियों से जुड़ी चीजें ले जाती है। बचपन में ऐसे रहता था, भसका लेते थे, पेन कॉपी सब चोरी कर लिया ना, लड़के लोग तो और बदमाश रहते थे, चुरा लेते थे। तो हमारे क्लास में पेन का इंक गायब हो जाता था, ठीक। लैब से गोंद लाते थे, वो बड़ा बड़ा नीला कलर का गोंद रहता था, तो अपना छोटा छोटा नीले वाले गोंद में उसमें डाल डाल के भर लिए, लैब से बस चिपका के ला रहा हूँ मैडम बोल के, ये सब कर ली। बैग में हमारे क्लास में बता रहा हूँ, ताला ऐसे लगाते नहीं थे, जितना बड़ा ताला रूम में नहीं लगता था उससे बड़ा ताला बैग में लगता था कि यहाँ से कोई सामान मत चुरा ले। ऐसे रहते थे चोट्टे प्रवृत्ति के लोग, ठीक है। तो लेकिन भैया यहाँ पे अगर कोई चोट्टे प्रवृत्ति का बच्चा है तो उसको मारना फिरना नहीं है, ठीक है। कि चोरी कर रही है तो दंड कर देना चाहिए, नहीं भैया दंडित नहीं करना है, कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आएंगे इस पर। इसे बच्चों के व्यवहार के रूप में अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना। फिर वो भैया आज पेन पेंसिल चुरा रही है, कल को पैसा चुराएगी और भी कुछ चुराएगी, ठीक है। तो शिवांगी को हमको चोटी बनने से रोकना है। कंप्लेन टू द पेरेंट्स, अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। देखो शिकायतें भी नेगेटिव हो जाएगा, शिकायत हम लोग बच्चे देखो कुछ गलती कर देना तो टीचर पहले खुद सोटेगा। हमारे यहाँ ऐसे ही रहते थे, टीचर अलग सोट रहे हैं, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाते थे, और जैसे ही लग जाता था कि इसके मम्मी पापा में से एक जन स्ट्रिक्ट है और जैसे शिकायत करूंगी वैसे तुरंत मारेंगे, तो मजे लेते थे टीचर लोग। अरे आपका बेटा ऐसा करते थे, बढ़ा चढ़ा के बताते थे। और माँ बाप कहाँ बच्चों की बात मानने वाले हो, तो टीचर की बात मानेंगे, वहीं पे कूट रहे हैं सबके सामने, ठीक। तो ऐसे शिकायतें नहीं करनी है। तो क्या करना है, कारणों को समझने की कोशिश करनी है कि वो शिवांगी क्यों पेन चोरी कर रही है। क्या उसके मम्मी पापा पेन नहीं दिलाते, क्या पेंसिल नहीं दिलाते, उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। तो कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या नहीं करेंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और ये पूरे 1000 क्वेश्चन करते करते ना आपका दिमाग खुल जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हूबहू क्वेश्चन आ सकता है, जितने इतने सारे क्वेश्चंस करा डाले ना मैंने, इतने सारे क्वेश्चंस करा डाले, 1000 ये हो जाएगा। और ऐसी योगा का 20-25 अभी। अच्छा एक बच्चा, जब मैं योगा क्लास का 25 MCQs करा रहे थे, बच्चे ने डिमांड किया है हॉस्टल मैनेजमेंट छात्रावास प्रबंधन से रिलेटेड सर क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। हॉस्टल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए। तो कोई बात नहीं, ऐसे आपको लगता है कि किसी और टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक 1000 MCQ में तो हो गई, अलग से भी और कुछ चाहिए ना तो बिल्कुल हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको भी लगता है छात्रावास प्रबंधन तो कमेंट करके बता देना, जो बच्चा ज़्यादा जिस टॉपिक की डिमांड करेगा ना, क्योंकि हमारे पास अभी समय सीमा थोड़ी सी कम है, बहुत कम टाइम बचा है, तो हम भी लिमिटेड चीज़ ही पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जो डिमांड करेंगे, आपको लगता है योगा पे और क्वेश्चन करने चाहिए कि छात्रावास प्रबंधन पे बता दें, तो बता दीजिएगा, मैं उसके क्वेश्चन रेडी करवा के आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो, कक्षा में व्यवहार के मानदंड दें, गिव द मोड्स ऑफ बिहेवियर इन द क्लास। आप पहले दिन क्या नहीं करेंगे ये बोल रहा है, तो कक्षा में व्यवहार के मानदंड देंगे, जी बिल्कुल बताएंगे कि कैसा बिहेवियर आपको करना है, कैसा नहीं करना है। पिछली कक्षा में छात्रों के अंक प्रतिशत पूछें, इस पर आते हैं। छात्रों के साथ एक संक्षिप्त परिचय सत्र करें, जी बिल्कुल, टीचर आएंगे, सभी को उठा के पूछेंगे, हाँ बच्चा आपका क्या नाम है, ठीक है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, अच्छा क्या करते हैं आपके माता पिता। ये नॉर्मल फेमिलियर होता कि बच्चा टीचर के साथ फेमिलियर हो। उन्हें अपने और अपने परिवार के बारे में बताएंगे, ठीक है, अपने और अपने परिवार के बारे में बताएंगे। क्यों, इससे बच्चा फेमिलियर होने लग जाता है। मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर अपने परिवार के बारे में बताऊंगा, बच्चा खुलेगा, बच्चा भी अपने बारे में बताएगा, अपने परिवार के बारे में बताएगा, तो कितना फ्रेंडली रिलेशन हो गया। और आते ही आप पूछोगे, पिछली कक्षा में छात्रों के अंक प्रतिशत पूछे, आते ही खड़ा कराइए, बेटा आपका कितना परसेंट है, 90%। पीछे वाले बच्चे का पूछे, आया है 90% है, लेकिन 2 क्लास का मिला के बोले, तो भैया उस बच्चे के मन में तो हीन भावना आ गई ना, सामने वाला 90% है, तो ऐसे पूछना नहीं है, उसके मन में लगेगा टीचर के सामने कैसा गलत इंप्रेशन पड़ गया, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना, पिछले कक्षा में छात्रों के अंक प्रतिशत नहीं पूछना है। पिछले कक्षा में छोड़ दो, पूछना ही नहीं है, बोल ईगो हर्ट होता है, ठीक है। लेकिन रिलेटिव यही काम करेंगे, ये चारों काम में से यही काम करेंगे, कितना परसेंटाइज। शिक्षण से पहले शिक्षक के प्रशिक्षण में डैश शामिल है। देखो रिलेटिव्स बने ही हैं टॉन्ट मारने के लिए, रिलेटिव्स बने ही ताना मारने के लिए। आपके भी कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव्स होंगे, आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भड़ास निकाल सकते हो। जब भी तैयारी करने, कोई तैयारी कर रहा है, अरे कैसे छोटू क्या कर रहा था, मतलब तैयारी कर रहा था, वाह पिछले साल मिले रहो तब वो तैयारी कर रहे थे, मतलब टॉन्ट मारने में
कमी नहीं छोड़ते। तो आपके भी अगर कोई ऐसे रिलेटिव्स होंगे तो बिल्कुल आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना है, आपको इग्नोर करना है, दिल में ये सब बातों को लगा के नहीं रखना है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनकी उपस्थिति आपको प्रेरित करे। हमेशा ऐसे लोगों के संगत में रहिए जिनका जज्बा आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर दे, आपके अंदर एक उत्साह पैदा कर दे। तो ऐसे लोगों के संगत में ही रहिए, नहीं तो ये नकारात्मकता आपको खा जाएगी। ये जितने भी रिलेटिव्स हैं या जो भी नेगेटिव बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं बात कर रहे हैं और कितने दिन लगेगा तैयारी करने, ये सबको जीवन से हटा दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करे, आपकी शक्तियों को बताए कि आप ये कर सकते हो। ये नहीं बोले कि अरे भैया मेरे 2 साल 4 साल में नहीं हुआ तो तुमसे क्या होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना। ठीक है, तो टीचिंग से पहले शिक्षक के प्रशिक्षण में क्या शामिल होना चाहिए? उद्देश्यों को पहचानना, मूर्त पाठ योजना की तैयारी, छात्रों की रुचि को जानना, सभी। क्या मैं इसका आंसर ऑल ऑफ द बोले सकता हूँ? कैसे छात्रों के इंटरेस्ट को आप नहीं जानोगे तो उसको कैसे बेहतर डिलीवर करोगे? मूर्त पाठ योजना की तैयारी, जी बिल्कुल, क्या उनको पढ़ाना है ये सब भी डिटेल होना चाहिए और पढ़ाने का उद्देश्य भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। यहाँ मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ, किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है? सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है, ये मैं आपको दिमाग लगाने के लिए दे रहा हूँ। मुझे याद रहेगा 66 क्वेश्चन अगले वाले में बताना है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है? किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जा रहा है? गुण तो होंगे, ये चारों ऑप्शन हो सकता है, चारों ऑप्शन गुण होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताया कि 4 ऑप्शन में सही नहीं चुनना है, बेस्ट चुनना है। अब मुझे ऑप्शन बताएंगे, देखते हैं मैं जिसका भी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। योगा वाले में मुझे बहुत अच्छा लगा, ध्यान धारणा समाधि। मतलब देख के हैरान था कि बच्चे इतने परिपक्व हैं, 24-25 साल ही उम्र होगी इन बच्चों की, बट इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन जितना मैं नहीं दे सकता था, ध्यान धारणा ध्यान समाधि, इसका एक्सप्लेनेशन दिया बच्चे लोग को, तो दिल खुश हो गया देख के। चलो तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ। विषयों के शिक्षण और ज्ञान के तरीकों में क्षमता, ऑप्शन तो ये भी हो सकता है ज्ञान और शिक्षण। उच्च मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की क्षमता, हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, बिल्कुल ये टीचर की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन सही है कि नहीं वो बताना। पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 ऑप्शन रिपीट हो गया है। इसको इंग्लिश में सिखाने की उत्सुकता, सिखाने की उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी टू टीच, क्यूरियोसिटी टू टीच, सिखाने की उत्सुकता। पेशेंस एंड परसिवरेंस, धैर्य और दृढ़ता। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन पर विचार करिएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक प्राइमरी लेवल को अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, प्राइमरी लेवल के हिसाब से 4 ऑप्शन चुनना है। बहुत ही डीप क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं कि ABCD बोल देना है, क्यों? हाँ, आपको नहीं अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन देना, बट ABCD बता दो। आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कौन सी शिक्षण पेशे की मांग है? टीचिंग प्रोफेशन में क्या? IQ ऑफ ओवर 125, अरे भैया IQ ऑफ 125 से ज़्यादा तब डिमांड रहता जब आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते। आप किसी हम उम्र के लोगों को पढ़ा रहे होते ना, तो तब पढ़ाओगे जब आप उनसे कुछ ज़्यादा जानोगे तभी तो आप उनको पढ़ा पाओगे। लेकिन आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट बच्चों से तो आपको ज़्यादा जानना ही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है ना। 125 से अधिक बुद्धि लब्धि ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, और कारण भी बता दिया। अरे आप 5वीं के कक्षा बच्चों को पढ़ाओगे तो 5वीं का क्लास का मैथ्स आपको नहीं आता होगा? आता होगा ना, पढ़ा तो लोगे 5वीं वाले को। हाँ, लेकिन अच्छे से प्यार से बात करना आना चाहिए, बच्चों को डील करने आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, गुड हेल्थ, आउटसाइड इनकम, बाहरी आय से क्या लेना देना? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, अच्छे हेल्दी, लेकिन एकदम जिम में बॉडी बना के आप क्या करोगे बच्चे के साथ? नहीं। सार्वजनिक बोलने की क्षमता ये होनी चाहिए, सार्वजनिक बोलने की क्षमता। आपको 50 लोगों के सामने बोलना है। अब ये गुण हर किसी के में नहीं होता, इसको डेवलप करना पड़ता है। बच्चे ऐसे पैर ऐसे कपाता है बच्चों के सामने आप पढ़ाने जाओगे तो शुरुआत में। तो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आप लेसन्स रखे हुए हैं, उनको डिलीवर करने भी तो आना चाहिए। तो 67वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। 68वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर फॉर एनकरेजिंग हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट? छात्रों में स्वयं के स्वास्थ्य विकास को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो देखो किसके लिए पूछा है? स्वास्थ्य विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट, स्वस्थ विकास के लिए, विकास की बात कर रहे हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्कपटता और दृढ़ता जैसे मूल्यों को रखना, दमन और चिंता से उबरने के लिए आक्रामक छात्रों की सहायता करना, उन छात्रों को विशेष ध्यान रखना जो स्वयं को दूसरे से पृथक करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? स्वस्थ विकास की बात कर रहा है। तो मैं क्या इसका आंसर ऑप्शन ए ले सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं इसका आंसर ऑप्शन ए ले सकता हूँ? क्यों ए ले सकता हूँ?
क्योंकि यहाँ पे बाकी ऑप्शन थोड़े नेगेटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, उन छात्रों को विशेष ध्यान रखना जो स्वयं को दूसरे से पृथक करते हैं। केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की बात नहीं करी ना, छात्रों में स्वयं के स्वस्थ विकास की बात की जा रही है, केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं करी जा रही। दम और चिंता से उबरने के लिए आक्रामक छात्रों, तो ये नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्कपटता और दृढ़ता जैसे मूल्यों को रखना, ये हमारा आंसर होगा 68वां का ए। शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? देखो, प्रभावी शिक्षण तकनीकों का समावेश, सामूहिक ज्ञान को आगे बढ़ाएं, सामान्य शैक्षणिक लक्ष्यों और दृष्टिकोणों और रुचियों के साथ साथ समस्याओं को साझा करें। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, 70वें क्वेश्चन का। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, 69वें क्वेश्चन का। तो अब आते हैं 70वें क्वेश्चन पर। बहुत आसान है। शिक्षकों के पेशेवर नियम संहिता के अनुसार एक शिक्षक को नीतियों को क्रियान्वित करने में पक्षपाती बनना चाहिए। ये तो गलत है। शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बनना चाहिए नहीं। योग्य लोगों की सिफारिश करने में विफल होना चाहिए नहीं भैया, योग्य लोगों की सिफारिश करना चाहिए, है ना, विफल नहीं होना, उसी में सफल होना है। अपने सहकारियों के बारे में अपमानजनक कथन देना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निजी लाभ पर विचार नहीं करना चाहिए, हाँ ये हमारा ऑप्शन होगा। बोले सर ये तो निजी लाभ है, अरे निजी लाभ पर विचार करना चाहिए बोलते हैं ना, तब ये हमारा ऑप्शन नहीं होता। निजी लाभ पर विचार नहीं करना चाहिए, तो यही वाला ऑप्शन करना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर होगा निजी लाभ पर विचार नहीं करना चाहिए, नॉट कंसिडर प्राइवेट गेन, कि अलग से ट्यूशन पढ़ा लिए। हमारे स्कूल में ऐसे ही चलता था। एक स्कूल में टीचर जो थे अलग से अपनी एक बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एग्जाम में, क्योंकि उसमें वही टीचर एग्जाम क्वेश्चन सेट करने का है, तो उनका अलग से ट्यूशन चलता था। भले अच्छा पढ़ा पा रहे नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन जो उनके ट्यूशन में आता था उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देते थे, वही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करा देते थे, बच्चा ऐसे ही टॉप कर जाता था। तो वो तो निजी लाभ हो गया, तो ऐसे निजी लाभ पर विचार नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, अब देखो 71वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के भी एक क्वेश्चन डाल दिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी पद्धति से सहमत नहीं है। तो कौन सी पद्धति, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। शिक्षक पर ध्यान केंद्रित पद्धति। देखो शिक्षक टीचर पे फोकस करने हैं कि स्टूडेंट पे फोकस करना है? स्टूडेंट पे फोकस करना है ना, तो टीचर पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो मैं आपको बता दूं 5 साल से पहले, 5 वर्ष की आयु से पहले बाल वाटिका वाला। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? अभी मैंने बढ़िया एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था कि यार मेरे को तो 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? 24 घंटे वाला याद है आपको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 24। 12 में याद करो, 25% रिजर्वेशन, 25% रिजर्वेशन आधा करोगे 12, तो 12 में 25% रिजर्वेशन की बात की है। तेरी खैर नहीं कब? अगर डोनेशन मांगे तो डोनेशन नहीं लेना है, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा, 13 में है। 14 में एज प्रूफ से रिलेटेड है, एज प्रूफ अगर नहीं होगा फिर भी एडमिशन देना है उनको। धारा 15 क्या कहता है कि आप एडमिशन से मना नहीं कर सकते अगर बीच में किसी एकेडमिक ईयर के बीच में भी एंट्री मार लेता है। 16 में क्या बोला? फेल नहीं करना है, और फेल नहीं करना है, और कुछ परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो जाए तो भगाना भी नहीं है। 17 में शारीरिक दंड नहीं देना है। उसके बाद 24 में 24 घंटे ड्यूटी से याद कराया था, टीचरों की ड्यूटी है। 27 में गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो 73वें क्वेश्चन का आंसर है सी। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चों की आयु के हिसाब से, बच्चों की आयु के हिसाब से। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक के संबंध में एनईपी 2020 का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पूछ रहा है, देखो तो साक्षरता और संख्यात्मकता की शुरुआत में देरी करना, रट कर याद करने वाले, देखो मैं अभी बता दिया आपको, रट कर याद करने वाला पॉइंट तो होगा ही नहीं, नेगेटिविटी दर्शाता है। ठीक है, रट कर याद करने वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने वटने वाला सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो रट कर याद करने वाले विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना ये नहीं है। देरी करना ये भी नेगेटिव है, नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले। जी बिल्कुल, ये 75वां ऑप्शन हमारा है सी। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW, इसका फुल फॉर्म याद करना, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ICCW का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ICCW के मार्गदर्शन में चलने वाले क्रेज कार्यक्रम का फोकस क्या है?
तो बच्चों की खेल सुविधा उपलब्ध करना नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर याद करा रहा हूँ, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा, डे केयर। ठीक, तो ICCW के हिसाब से कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा, यही उसका प्राइम फोकस है। तो यहाँ पे देखते हैं बालवाड़ी केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो शिक्षकों का माध्यम क्षेत्रीय भाषा, जी बिल्कुल ये सही है। उसके अलावा बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को कम से कम 1/3 हिस्सा प्रदान करें, जी बिल्कुल ये भी सही है। भुगतान के आधार पर बच्चों का नामांकन करना नहीं, पैसे देंगे तो एडमिशन होगा, नहीं देंगे तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। कोई औपचारिक पाठ्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है, हाँ थोड़ा लचीला होता है। तो ABD हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ABD। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व स्कूलों में बुनियादी ढांचे के किस पहलू पर जोर देता है। देखो तकनीकी सुविधाएं, ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव है क्या, नहीं ऑल ऑफ द अबव नहीं है, मतलब इसमें हम लोगों को चार में से कोई एक बेस्ट चुनना है। तो तकनीकी सुविधाएं, देखो तकनीकी सुविधाएं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, पहले स्कूल शिक्षा अभियान था, अब समग्र शिक्षा नाम हो गया। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व स्कूलों में बुनियादी ढांचे के किस पहलू पर जोर देता है, तो तकनीकी सुविधाएं नहीं, स्वच्छता सुविधाएं सहित सुरक्षित और विश्वसनीय बुनियादी ढांचा, ये ऑप्शन होगा। तकनीकी तो बात की बात है, बड़े खेल के मैदान में बस खिला खिला के क्या करेंगे बच्चे को, तो 78 का ऑप्शन है बी। सार्जेंट रिपोर्ट पूर्व प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों के सामाजिक अनुभव के संबंध में मुख्य उद्देश्य के रूप में किस पर जोर देता है। ठीक है, किस पर जोर देता है, तो औपचारिक निर्देश प्रदान करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, शारीरिक शिक्षा पर जोर देना, औपचारिक निर्देश के बजाय सामाजिक अनुभव देना। ठीक है, तो आप ऑप्शन जज कर सकते हैं इजीली, औपचारिक निर्देश के बजाय सामाजिक अनुभव देना इसका आंसर होगा। ठीक है, और हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। कौन सा कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत नहीं है, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। तो देख लेते भाई, विकास के सभी क्षेत्रों, कौन सा नहीं है बोल रहे हैं, तो विकास के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को उचित योजना बनाई जानी चाहिए। अधिगम के अनुभव और गतिविधियों को जटिल से सरल की ओर बढ़ना चाहिए। ECCE कार्यक्रम कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए, इसे लचीला बनाने की ज़रूरत है। अब देखो इसमें ऑप्शन है ओनली 2। ठीक है, ओनली 2, अधिगम के अनुभव और गतिविधियों को जटिल से सरल की ओर बढ़ाना चाहिए। नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बोला है। ये तो है ही, दूसरा भी है, इसे नीचे है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसके हिसाब से। चलो इसको मैं अगले लेक्चर में देख के बता दूंगा। चारों ऑप्शन आंसर तो तीनों है, कौन सा नहीं बोल दिया है इसको मैं अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक, तो ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर अभी भी आपको लगता है कि हॉस्टल वार्डन एग्जाम 15-20 दिन में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना है, तो हॉस्टल वार्डन कोर्स की जानकारी बाजू में आपको डिस्प्ले हो रही होगी, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। अंतिम दिनों में इसमें विशेष छूट भी दिया गया है। तो आप जो भी आपको लगता है कि जैसे मुझे कंप्यूटर पे मेहनत करना है, मैथ्स पे मेहनत करना है, सब्जेक्ट तो सारे मिल जाएंगे रिकॉर्डेड वीडियोस, बट आप गिने चुने टॉपिक्स पर फोकस करके अपनी तैयारी को सुधार सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज चाहें तो हमारे एप्लीकेशन से जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। और भी कोई समस्या होगी या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, उसको भी बताइए। 1000 MCQ तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन विशेष एक कोई टॉपिक, जैसे एक बच्चे की डिमांड थी हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल मैनेजमेंट पर, तो उस पर अगर आप बोलेंगे तो उस पर बना देंगे, या और कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर MCQs लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।